Hello guys, welcome back to my YouTube channel once again. I am Santosh and you are watching my channel Shiksha Niketan. Now today I am going to start a new chapter, a new story. जैसा कि मैं हर बार अपने वीडियो के समाप्ति पे आपसे वादा करता हूँ कि हर बार मैं एक नई कहानी और एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने आऊँगा, तो अपने वादे को पूरा करते हुए आज मैं दोबारा आपके सामने आ गया हूँ एक नई कहानी, एक नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। अब जैसा कि नाम से आप समझ ही गए हैं कि इसमें एक ईश्वरन नाम का कोई व्यक्ति होगा जो कि कहानी गढ़ता होगा। लेकिन इससे पहले कि मैं इस कहानी को स्टार्ट करूं, इस चैप्टर को स्टार्ट करूं, मैं पहले इसके बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी आपको देना चाहूँगा। इस लेसन को आपके मिस्टर आर के लक्ष्मण जी ने लिखा है। ये टोटल एक फेरी टेल है, साउथ इंडियन की एक फेरी टेल कहानी पर इस कहानी को लिया गया है, राइटर ने लिखा है। और इसके जो मुख्य पात्र हैं वो हैं आपके ईश्वरन। ईश्वरन के ही इर्द गिर्द ये पूरी कहानी नाच रही है। और ये ईश्वरन कौन है? एक कहानी गढ़ने वाला, यानी कि एक कहानी का वक्ता जो अपनी कहानियों को तरह तरह से सबके सामने प्रस्तुत करता है। तो चलिए आइए हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। और इस कहानी में जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि कुछ रोमांच तो ज़रूर होगा, तभी मैंने इस फिगर को बनाया है, तो आपको मज़ा भी आने वाला है बहुत इस लेसन में। तो चलिए आइए इस लेसन को हम स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ 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 वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो इस कहानी की जितनी रोचक चीज़ें हैं वो भी आप कहीं ना कहीं लॉस कर देंगे। तो इस कहानी को कंटिन्यू देखिए, तब मज़ा आएगा, तब आपको पता चलेगा कि आखिरकार इस गोष्ट का इस कहानी में क्या रोल है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेसन ईश्वरन द स्टोरी टेलर। तो व्यूवर्स, ये कहानी शुरू होती है महेंद्र नामक एक नवयुवक से, जो कि गणेश को ये कहानी सुना रहा होता है। अब ये महेंद्र कौन है तो मैं आपको बता दूं, ये महेंद्र एक जूनियर सुपरवाइज़र है। जूनियर सुपरवाइज़र कहाँ पर? एक प्राइवेट एजेंसी जो कि डैम्स वगैरह बनाती हैं, खदान वगैरह में कोयलों की खदानों से कोयले खदान किए जाते हैं, ब्रिज वगैरह बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह बनाते हैं। ऐसे ही एक कंपनी में महेंद्र सुपरवाइज़र के पोस्ट पे काम कर रहा होता है। और कंपनी का हेड ऑफिस महेंद्र को काम के सिलसिले में यहाँ से वहाँ बराबर ट्रांसफ़र करता रहता है। कभी कोल माइन में, तो कभी ब्रिज जहाँ पे रेलवे के ब्रिज बनते हैं वहाँ पर, तो कभी कहीं तो कभी कहीं। तो कंपनी के काम को लेकर महेंद्र इधर से उधर भटकता रहता है, काम के सिलसिले में जाता रहता है, और ये प्रक्रिया उसके में लगातार चलती रहती है। उसका महेंद्र का उस कंपनी में काम क्या है? तो महेंद्र उसी कंपनी में उसके अंडर में जो वर्कर काम कर रहे होते हैं उनको वॉच करना ये उसकी जिम्मेदारी होती है। और उसका सारा रिपोर्ट अपने हेड ऑफिस को सबमिट करना ये उसकी जिम्मेदारी होती है। दैट मीन महेंद्र, अगर आप कहिए संक्षिप्त में, तो महेंद्र एक जूनियर सुपरवाइज़र है इस कहानी में, जो कि अपने जूनियर्स के सारे कामों की रिपोर्ट अपने हेड ऑफिस में पहुंचाता है। और रिसेंटली ही उसे रेलवे के ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट से एक केमिकल प्लांट पे पोस्ट किया जाता है, और वहाँ पर वो अपने काम को जाके स्टार्ट करता है। महेंद्र एक बैचलर है, वो अविवाहित है, उसकी शादी नहीं हुई है। और वो इतना लचीला है कि
कहीं पर भी जाके किसी भी परिस्थिति में वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, चाहे उसे ईंटों से बने हुए मकान में रहना पड़े, चाहे तो तंबू बना के रहना पड़े, या चाहे तो कोई छप्पड़ बना के रहना पड़े। वो हर परिस्थिति में अपने आप को बहुत ही सहजता से ढाल लेता है। लेकिन उसके पास जो एक सबसे प्यारी और बहुमूल्य संपत्ति है, उसका नाम है ईश्वरन, जो कि उसका नौकर है, सर्वेंट है और उसका सब कुछ है। वो ईश्वरन जहाँ कहीं भी महेंद्र जाता है उसी के साथ जाता है, चाहे वो कोल माइन हो, या चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट हो, या चाहे वो केमिकल प्लांट हो। हर जगह महेंद्र के साथ ईश्वरन उसके साए की तरह साथ आता जाता है। अच्छा, इस ईश्वरन में एक बहुत ही अभूतपूर्व और ज़बरदस्त क्वालिटी है। वो क्वालिटी क्या है कि वो निर्जन से निर्जन स्थान में भी कैसी भी परिस्थिति हो, वहाँ पर वो जैसे भी हो सब्जियाँ उगाकर बहुत स्वादिष्ट खाना बना के महेंद्र को परोस देता था। और ईश्वरन की यही क्वालिटी महेंद्र को सबसे अच्छी लगती थी कि चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो, वो सुबह शाम और दोपहर का लंच महेंद्र को इतना अच्छा बना के दे देता था कि महेंद्र उसके खाने की तारीफ किए नहीं थकता था। अच्छा, ईश्वरन का क्या रूटीन था कि रोज़ सुबह वो जल्दी उठ जाए, सुबह का नाश्ता जल्दी से अच्छे से तैयार करे और दोपहर का खाना तैयार करे, और जैसे ही महेंद्र के निकलने का समय आए, वो उसको नाश्ता खिला के दरवाजे पे उसको टिफ़िन दे देता था। महेंद्र अपना टिफ़िन लेता और फिर अपने काम की तरफ निकल जाता। उसके बाद ईश्वरन क्या करता, महेंद्र के पीछे ईश्वरन घर की साफ़ सफाई करता, झाड़ू पोछा करता, सब्जियां लाना होता तो सब्जियां लाता, या सब्जियां उगाना होता तो सब्जियां उगाता। मतलब घर की साफ़ सफाई, बाटी चौका चूल्हा बर्तन सब कुछ करता। महेंद्र का कपड़ा भी धोता, सब कुछ करता। उसके बाद दोपहर को वो बाल्टी भर भर के अपने ऊपर डाल डाल के इत्मीनान से नहाता। नहाने के बाद जब उसका नहाना हो जाता, तब इत्मीनान से बैठ के दोपहर को वो अपना खाना खाता था। खाना खाने के बाद उसकी एक डेली की रूटीन की आदत थी। वो आदत क्या थी, प्रतिदिन खाना खाने के बाद वो अपने बिस्तर पर लेटता और कम से कम 100 पेजेस, जब आप इस लेसन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, उसमें लिखा हुआ है कि कम से कम 100 पेजेस के साउथ या तमिल भाषा में लिखी हुई नॉवल ईश्वरन उठाता और उसको बड़े इत्मीनान से पढ़ता, और पढ़ने में उसको बड़ा आनंद आता। और जिस प्रकार वो इस कहानी को पढ़ता था, इन कहानियों को पढ़ता था, उसी तरह पढ़ते पढ़ते उन कहानियों के प्रति वो स्वयं को भी ढाल लेता था। और उसकी यही आदत उसको एक बेस्ट स्टोरी टेलर के रूप में भी प्रदर्शित करती है, जो अब हम आगे देखने जा रहे हैं। ईश्वरन में एक गॉड गिफ्टेड एक उसकी भाषा थी, एक गॉड गिफ्टेड था उसके में, कि वो किसी भी कहानी को, एक छोटे से वृत्तांत को भी इतने अच्छे से बयां करता था, इतने अच्छे से कहता था कि लोग मंत्रमुग्ध होके केवल उसकी बातों को सुनते रहते थे, वो सारे दुनियाओं को भूल जाते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटी सी घटना भी आपकी चैप्टर में दी गई है कि अगर मान लीजिए कि उसे ये कहना हो, उसके साथ ये हुआ हो कि जब वो जा रहा था तो रास्ते में एक पेड़ टूटा हुआ उसको मिला, तो नॉर्मली वो ऐसे नहीं कहता था किसी से कि अरे मैं जा रहा था और रास्ते में एक टूटा हुआ पेड़ दिख गया। उसे वो ऐसे नहीं कहता, वो उसको बहुत ही ड्रामेटिक वे में कहता। कैसे, देखिए आपके चैप्टर में जो लिखा है मैं उसी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो अपने भौहों को सिकोड़ता, अपने हाथों को ड्रामेटिक मूड में लाता, अपने चेयर को छोड़ता और खड़े हो जाता
और बहुत ही चेहरे पे गंभीर भाव लाते हुए उस कहानी को बयां करता महेंद्र से, और कैसे कहता कि मैं एक मरुस्थल भूमि में अकेला जा रहा था। अचानक ही मेरे सामने एक दिल दहला देने वाला एक साया, बहुत बड़ा साया आके खड़ा हो गया। मुझे दूर से ऐसा लगा जैसे कोई विशालकाय जानवर सड़क के बीचों बीच अपने हाथ पैर फंसारे लेटा हुआ था। मेरा दिल सिकुड़ गया। मैं तब भी अपने दिल को बटोरता हुआ, अपने सारे ताकत को सिहरता हुआ धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ा। और जब मैं उसके नज़दीक पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि वो तो एक टूटा हुआ पेड़ था। यस, वो एक टूटा हुआ पेड़ था और उसके विशालकाय ब्रांचेस, शाखाएं इधर उधर फैली हुई थी। तो दोस्तों, इस तरह वो अपने कहानियों को बयां करता था। और महेंद्र की आदत थी कि जब भी ईश्वरन उसको कहानी सुनाता तो वो अपने आरामदायक चेयर पे बैठ जाता था और ईश्वरन की कहानियों को बड़े ही चाव से सुना करता था। और उसकी यही आदत महेंद्र को टीवी न रखने के लिए भी कभी मजबूर नहीं करती थी। मतलब कहने का ये है कि रोज़ रात को डिनर के बाद जब ईश्वरन उसको कहानी सुनाता था तो मंत्रमुग्ध होकर अपने आरामदायक चेयर पे बैठ के उसकी कहानियाँ सुनता था और कहानियाँ ख़त्म होते होते वो सो जाता था। तो ये इसकी आपके चैप्टर्स की ये प्रारंभिक चीज़ें थी जहाँ से आपका ये चैप्टर अब अपने आगे की तरफ बढ़ रहा है, जब वो अपने जीवन का, कौन, ईश्वरन अपने जीवन का एक वृत्तांत महेंद्र से बताता है। क्या बताता है, चलिए आइए हम आगे देखते हैं। ईश्वरन एक दिन महेंद्र से एक कहानी बताना स्टार्ट करता है और क्या कहता है, साहब, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वो जगह इमारत बनाने की लकड़ियों के लिए फेमस है, जिसे कि आप टिम्बर भी कह सकते हैं। इस लेसन में टिम्बर वर्ड यूज़ किया गया है। तो ईश्वरन महेंद्र से कहता है कि साहब, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वो एक टिम्बर के लिए फेमस जगह है। वो इतना घना जंगल है जहाँ पर कि बहुत ही कीमती और बहुमूल्य लकड़ियाँ मिलती हैं और उन लकड़ियों को बड़े बड़े हाथी अपने सूंड से उठा के लॉरी में लोड करते हैं। और साहब, आप तो जानते ही हैं कि जब एक हाथी पगला जाता है तो वो क्या गजब कर सकता है। इसी तरह उसी झुंड में से एक दिन एक हाथी पगला गया और उसने अपने मेड़ के चारों दीवारों को तोड़कर बीच सड़क पर आ गया और भागते भागते वो सड़क के इधर उधर दौड़ने लगा। उस पागल हाथी को देखकर लोग भयभीत हो गए और इधर उधर भागने लगे। वो हाथी अपने रास्ते पे आने वाले फलों की दुकानों को, फूलों की दुकानों को, पेड़ को, टहनियों को इस तरह रौंदता हुआ भागने लगा जैसे कि कोई माचिस की तीलों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा हो। साहब, जानते हैं आगे फिर क्या हुआ? वही हाथी भागते भागते हमारे स्कूल के प्लेग्राउंड में आ गया। बच्चे डर के मारे, जो बच्चे बाहर प्लेग्राउंड में खेल रहे थे, वो डर के मारे सारे के सारे क्लासरूम में जाके अपने आप को लॉक्ड कर लिए। टीचर सारे भाग के स्कूल के छतों पर पहुंच गए और वहां से उस डरावने हाथी का कृत्य देखने लगे। वो हाथी पागलपन में कभी इधर भागता तो कभी उधर भाग रहा था और इसी भाग दौड़ में उसने जो फुटबॉल का पोस्ट था उसे भी उखाड़ फेंका और पागलों की तरह इधर उधर भागने दौड़ने लगा। जो पेड़ थे उसे भी उखाड़ फेंका। सब लोग स्तब्ध थे और केवल उस हाथी के कृत्य को ही देख रहे थे। मैं भी उन्हीं में से एक था
और हाथी की सारी करतूतों को देख रहा था। मैं उस समय एक लोअर क्लास का ही स्टूडेंट था, लेकिन मैंने जब देखा कि वो हाथी पागलों की तरह इधर उधर दौड़ रहा है तो मैंने सोचा कि इसको रोकना ज़रूरी है। तो मैंने क्या किया, अब देखा ना ताओ, अपने टीचर के हाथ से एक छड़ी लिया और सीधा ऊपर से भागता हुआ उस हाथी के सामने आके खड़ा हो गया। उस हाथी ने मुझे बड़े बड़े लाल लाल आंखों से घूरा और मैं भी डरता हुआ उस हाथी की तरफ देखने लगा। वो हाथी पगलाया, अपना सूंड उठा के चिंघाड़ा और बड़े दर्दनाक भरे आवाज़ से अपना पैर पटका। उसके पैर पटकने से चारों तरफ धूल ही धूल भर गए। मैं भी अपने दिल से घबरा गया। मैंने यही सोचा कि आगे क्या होगा, लेकिन किसी तरह मैंने अपने सारे ताकत को संजोया। इससे पहले कि मैं कुछ करता, वही हाथी तेज़ी से मेरे तरफ आगे बढ़ा। लेकिन इससे पहले कि वो हाथी मुझ पर अटैक करता, मैंने उसी छड़ी से उस हाथी के तीसरे अंगुल पर दे मारा और इतना ज़ोरदार दे मारा कि वो हाथी थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया। मेरे इसी कार्य को आसपास के जितने भी लोग थे एकदम मंत्रमुग्ध निगाहों से देख रहे थे, मानो कि जैसा उनको कोई किसी ने सम्मोहित कर दिया हो। वो चुपचाप स्तब्ध खड़े मेरे इस काम को देख रहे थे। एक क्षण के लिए वो हाथी मेरे प्रहार करने के बाद खड़ा हो गया। मैंने सोचा ये क्या हुआ, लेकिन अगले ही पल वो विशालकाय हाथी जमीन पर गिर पड़ा। सब सोचे ये क्या हुआ। मैं भी सोचा अब क्या होगा, लेकिन इसी बीच उस ईश्वरन ने अपने मालिक से यानी कि महेंद्र से बोला, साहब मैं चूल्हे पे खाना गर्म करके आता हूँ, बोल के वहाँ से वो उठ गया और कहानी को वहीं पे छोड़ दिया। अब महेंद्र की यहाँ पर जिज्ञासा बढ़ जाती है। महेंद्र क्या सोचता है कि अरे यार ये तो बड़ा अजीब बात भी है, कहानी को ऐन मौके पे छोड़ के भाग गया, अब मुझे इसका एंड कैसे पता चलेगा। महेंद्र बेचारा उस कहानी को सोचने के लिए चुपचाप बैठा रहता है, सोचता रहता है कि अब ईश्वरन आए तो उस कहानी को पूरा करे। ईश्वरन थोड़ी देर बाद खाना लेकर आता है, लेकिन ऐसा बिहेव करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हुआ हो और वो खाना परोस देता है। महेंद्र बड़े जिज्ञासा बड़े निगाह से ईश्वरन की तरफ देखता है और बोलता है, ईश्वरन भाई आगे भी बताओगे क्या हुआ। तो ईश्वरन कहता है, सर साहब किस चीज़ का। महेंद्र बोलता है, अरे आगे हाथी का क्या हुआ। तब ईश्वरन कहता है, हाँ सर हाँ आगे फिर ये हुआ कि कुछ नहीं, वो 2 दिन हाथी वहीं पे पड़ा था और फिर जानवरों के डॉक्टर को बुलाया गया, उसने आके उसको इंजेक्शन दिया। फिर साहब जानते हैं 2 दिन बाद, जानते साहब 2 दिन बाद उस हाथी को होश आया और तब जाके उसके महावत ने उसको लेकर अपने जंगल लेकर गया। तब महेंद्र उससे पूछता है, ईश्वरन ये तुमने कैसे किया, तीसरे उंगली पे तुमने वार किया और वो हाथी बेहोश हो गया, ऐसा कैसे। तब ईश्वरन बोलता है कि साहब एक्चुअली मैंने जो किया वो मैंने किताब में पढ़ा था कि ये एक जापानी मार्शल आर्ट है जिसको कि आप कराटे या कुंजुंफू आप कह सकते हैं। तो उसी कराटे के दांव से मैंने उसको बेहोश किया था और इस तरह अपने एक कहानी को वो समाप्त करता है। इसी तरह ईश्वरन हर दिन रात्रि के भोजन के बाद महेंद्र को एक न एक दिलचस्प कहानी सुनाया करता था। एक दिन सुबह जब महेंद्र अपना नाश्ता ले रहा था, उसी वक्त ईश्वरन ने कहा, साहब क्या आज रात को मैं कुछ विशेष पकवान बनाऊं, क्योंकि आज का जो दिन है वो हमारे पूर्वजों का दिन है और हम अपने पूर्वजों के याद में उनके पसंदीदा भोजन हम बनाते हैं
और बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। तो महेंद्र ने उसकी बात मान ली। महेंद्र ने कहा ठीक है भाई बना लो। वो बोल के अपना चला गया अपने फैक्ट्री में। शाम को जब महेंद्र आया तो रात का भोजन लगाया गया। ईश्वरन ने रात का भोजन लगाया। उस दिन महेंद्र ने जो भोजन किया वो वाकई में लाजवाब था। महेंद्र ने, ये आपकी किताब में लिखा भी है कि महेंद्र ने ईश्वरन की तारीफ़ करते हुए उसको शाबाशी भी दी और कहा कि ईश्वरन, आज का जो तुमने मुझे भोजन खिलाया है वो अभी तक का सबसे स्वादिष्ट भोजन था। तो ईश्वरन ने इस तारीफ़ पर महेंद्र को धन्यवाद भी कहा, शुक्रिया अदा किया। उसके बाद रोज़ की तरह वो महेंद्र से एक चीज़ बोला। कौन? ईश्वरन। कि साहब, क्या आप जानते हैं कि ये जो हमारी फैक्ट्री है ये शमशान घाट पर बनी हुई है। तो महेंद्र थोड़ा चौंक जाता है और कहता है तुम्हें कैसे पता? तुम कैसे कह सकते हो कि ये शमशान घाट पर है? तो ईश्वरन क्या कहता है कि साहब, जब मैं पहले दिन आ रहा था ना तभी मैंने मानव खोपड़ी एक जगह पड़ी हुई देख ली थी, और अभी भी जगह जगह जब भी मैं सब्जी लेने जाता हूँ या राशन लेने जाता हूँ या सामान लेने जाता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं मानव कंकाल पड़ा हुआ दिख ही जाता है। कभी मानव स्कल दिख जाता है तो कभी मानव की कंकाल दिख जाती है। तो मुझे इससे समझ में आ जाता है कि ये ज़रूर शमशान है और या तो फिर ये कब्रिस्तान ही है जिस पर यह फैक्ट्री खड़ी है। तो महेंद्र थोड़ा सा इसमें भौचक्का तो रह जाता है, लेकिन फिर उसकी बातों को वो नज़रअंदाज कर देता है और सोने चला जाता है। अगले ही रात को ईश्वरन महेंद्र से दोबारा वही बात कहता है और कहता है कि साहब, मैंने कई बार यहाँ पर कुछ भूतों को भी देखा है जो चांदनी रातों में अक्सर यहाँ दिख जाया करते हैं। वो बहुत ही अजीबोगरीब हैं। दिखने में तो एकदम चुड़ैल जैसी है, उसकी चेहरा तो दिखता ही नहीं, सिर्फ कंकाल रूपी एक काया दिखती है जिसके चेहरे पर सिर्फ बाल ढके रहते हैं। हाथ भी लंबे लंबे हैं और वो अपने उसी पतले पतले हाथों में एक अधजन्मे बच्चा यानी कि भ्रूण को भी ली हुई रहती है। ऐसे विचित्र काया को मैंने अक्सर पूर्णिमा की रात को ही देखा है, जो यहाँ अक्सर पूर्णिमा में दिख जाया करते हैं। इससे पहले कि ईश्वरन और कुछ कहता, महेंद्र बीच में ही कूद पड़ा और उसने ज़ोर से डांटा ईश्वरन को और कहा, क्या ईश्वरन, तुम ये सब फालतू बकवास कर रहे हो? भूत वूत कुछ नहीं होता, ये तुम्हारे मन का वहम है। जाओ जाके अपना इलाज कराओ। इस तरह वो ईश्वरन को डांटता हुआ अपने कमरे में चला जाता है और सो जाता है। सो तो जाता है लेकिन महेंद्र को नींद नहीं आती। वो पूरी रात अपने खिड़की के बाहर, अपने जो उसका बिस्तर जहाँ रहता है उसके सामने उसकी खिड़की रहती है, पूरी रात उस खिड़की के ही सामने वो बार बार हिम्मत करते हुए देखता तो उसे क्या दिखता? दूर तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा, और अंधेरे के बीच में टिमटिमाते हुए दूर से उसके फैक्ट्री की आती हुई रोशनी। इसके सिवा उसे कुछ नहीं दिखता। उस दिन के रात से प्रतिदिन जब भी वो सोने जाता तो उसे चैन की नींद ना आती। रह रहकर उसे बार बार वही बात याद आती जो ईश्वरन ने उससे कही थी। अगले ही दिन जब महेंद्र उठा, नॉर्मल अपना जो है खाना पीना, अपना नाश्ता किया और टिफ़िन लेकर ऑफिस चला गया, और शाम को फिर वापस आया और अपना खाना पीना खाया और लेटने चला गया। इसी तरह करते करते
आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन पूर्णिमा थी। रोज़ की तरह महेंद्र आया, अपने फैक्ट्री से खाना खाया और कमरे की तरफ चल पड़ा। कमरे में जाकर रोज़ की तरह उसने डरते हुए अपने खिड़की से झांका। उसे कुछ नहीं दिखा सिवाय अंधेरे के और अपने फैक्ट्री के टिमटिमाते हुए लाइट के अलावा उसे और कुछ भी नहीं दिखा। वो चुपचाप अपने बिस्तर पर गया और सो गया। लेकिन उसी दिन रात्रि को अकस्मात ही उसकी आँख खुली। आँख खुली तो उसे क्या सुनाई दिया कि उसके नज़दीक ही कुछ बहुत ही रोने और करुण क्रंदन की आवाज़ आने लगी। पहले तो उसने सोचा कि हो सकता है बिल्ली चूहे को खा रही हो या उसी के चबाने की आवाज़ हो, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे वो आवाज़ भी उसके और नज़दीक आने लगी। वो डर गया, हिम्मत बांधा और हिम्मत बांध के दोबारा उसने अपनी आंखें खोली। हिम्मत करते हुए वो अपने खिड़की के पास पहुंचा और जैसे ही अपने खिड़की के पास पहुंच के उसने नीचे देखा तो क्या देखा, वही गोश्त जो ईश्वरन ने उससे कहा था, सेम वैसा ही क्रिएचर उसके आँखों के सामने खिड़की के नीचे खड़ा था। वैसे ही सफ़ेद कपड़ा पहने, अपने चेहरे को बालों से ढके हुए और अपने हाथ में एक भ्रूण को लेकर खड़ी हुई एक विचित्र सी काया। इसको देखकर ईश्वरन डर गया, महेंद्र डर गया और जल्दी जल्दी आके वो अपने बिस्तर पे लेट गया। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। वो खाली यही सोचता रहा कि ये कैसे संभव है। अगले ही दिन सुबह जब महेंद्र उठा, नहाया धोया और जल्दी जल्दी अपना बिना ब्रेकफास्ट किए ऑफिस निकलने लगा तो दरवाजे पर ही ईश्वरन ने उसको रोका और कहा, साहब, उस दिन जब मैंने आपसे बोला था, आपको याद है कि पूर्णिमा की रात को मैंने अक्सर यहाँ पर कुछ अद्भुत भूतनुमा चीज़ों को देखा है, तब आप तो मेरी बात टाल गए। अब कल रात को आपने इसको देखा, मैं आपके कमरे के बगल से ही गुजर रहा था, आपके चित्कार की आवाज़ मुझे सुनाई दी थी। जब मैं बाहर झाँक के देखा था तो मुझे वही दिखा था, तो मुझे लगा कि साहब आपने भी देखा, कल आपने उस चीज़ को देखा, महसूस किया। इतनी ही बात ईश्वरन महेंद्र से बोल ही पाया था कि महेंद्र ने आव देखा ना ताव और अपना टिफ़िन लिया और सीधा भागकर अपना कंपनी पहुंच गया और उसने बिना कुछ सोचे समझे उसी दिन उस कंपनी में अपना रिज़ाइन दे दिया और रेजिग्नेशन देने के बाद सीधा घर आया और ईश्वरन को लेके बोरिया बिस्तरा बांध के वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, ये है आपकी कहानी ईश्वरन द स्टोरी टेलर। कहने का मतलब ये था कि ईश्वरन ने महेंद्र को इस भूत की कहानी को इस तरह बयां किया कि वो बेचारा न डरते हुए भी इतना भयभीत हो गया कि आखिरकार उसने अपना ऑफिस में रिज़ाइन दे ही दिया। तो दोस्तों, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी ईश्वरन द स्टोरी टेलर। अगर आपको मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया हुआ ये स्टोरी अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरी व्याख्या अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें।
मैं हर बार इसी तरह एक नए चैप्टर के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नई स्टोरी के साथ आपके सामने आऊँगा और आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इसी तरह अपना प्यार, अपना आशीर्वाद मुझे देते रहिएगा। ओके गाइस, टिल देन गुड बाय, बी सेफ एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। धन्यवाद।